आज शुरू करते हैं हम लोग नया टॉपिक। पिछली बार मैंने बात की थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है और वो कैसे स्प्रेड हुआ। तो अब उस स्प्रेड होने की बात को, मतलब उसके फैलने की बात को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी बुक में टॉपिक होगा डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द मूवमेंट। तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द मूवमेंट, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है, अगर डिक्शनरी मीनिंग है धागा, लेकिन यहाँ पर हम मूवमेंट के अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे। ये जो मूवमेंट है वो अलग अलग जगह पे किस तरह फैला। तो पहला टॉपिक आपके बुक्स में कि टाउन्स में जो शहर थे वहाँ पर इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ। दूसरा कंट्री साइड। अब कंट्री साइड क्या है? कंट्री साइड मतलब गांव। गांव में ये जो मूवमेंट है कैसे स्प्रेड हुआ। तीसरा प्लांटेशन एरिया। प्लांटेशन एरिया क्या हुआ? जैसे टी प्लांटेशन, जहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट जो है, कोई एक पदार्थ, कोई एक प्लांट जो है बहुत बड़े एरिया में उगाया जा रहा है, उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे कि आसाम है, आसाम टी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। और चौथा है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट। जो कि 1922 में हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था उन्होंने। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि ये मूवमेंट टाउन्स में कैसे फैला। तो टाउन्स में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? जो मिडिल क्लास लोग थे। जितने भी मिडिल क्लास लोग थे जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कोई किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ देने के लिए। और तीसरा जो था, जितने भी हमारे आम लोग थे जो खादी का इस्तेमाल शुरू कर दिया उन्होंने। खादी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, बजाय उसके कि वो इम्पोर्टेड गुड्स पहने, इम्पोर्टेड कपड़े पहने, उन्होंने खादी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन खादी का इस्तेमाल शुरू करना भी एक प्रॉब्लम था उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि खादी जो है बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही महंगा था। तो इसको अफोर्ड करना, गरीब लोगों को अफोर्ड करना, ये एक प्रॉब्लम था उनके लिए। तो इसलिए जो टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रभाव है वो कम होने के कारण खादी ही था। कि खादी जो है वो एक ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। गरीब लोगों को अफोर्ड करना ये बहुत मुश्किल था। इसलिए खादी वाले किस्से में हम टाउन्स में कमज़ोर पड़ गए। यहाँ पर आगे बात करते हैं कंट्री साइड की, गांव में। तो कंट्री साइड की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो आपकी बुक में कंट्री साइड के 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक अवध का, दूसरा आंध्र प्रदेश का। तो अवध में किस चीज़ की बात की गई है? अवध में जितने भी पीजेंट्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनका एक समूह बनाया गया। उस समूह को नाम दिया गया औध किसान सभा। चलिए, आपको तो ये सब समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम कंट्री साइड की बात करते हैं। तो कंट्री साइड में आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दिया। टाउन्स में आपको मैंने पिछले लिखा था, आप नोट कर लीजिएगा उसको। अब कंट्री साइड की बात करते हैं हम। तो कंट्री साइड में 2 जगहों की बात हुई है आपके बुक में। पहला है अवध और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो अवध में जितने भी किसान थे, उन किसान का एक समूह बनाया गया। समूह का बुक में नाम दिया गया आपके अवध
किसान सभा। तो ये आपका नाम याद होना चाहिए। और ये इस सभा का जो इसको बनाया किसने था, ये सभा बनाई गई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा। बाबा रामचंद्र। और इस सभा का मेन मकसद था क्या? यह सभा जितने भी किसान थे अवध के, उनको इकट्ठा किया उसने। और ये सभा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उससे इंस्पायर्ड थी। वो गांधी जी के जितने भी सिद्धांत थे उनको फॉलो कर रहे थे वो लोग, लेकिन उन्होंने गांधी जी को कुछ गलत तरीके से समझ लिया। गांधी जी का मूवमेंट को जो था उनको उसको स्प्रेड करने का कोई वायलेंट तरीका नहीं था। वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश को मनाएं नॉन वायलेंट तरीके से। उनका सिद्धांत था नॉन वायलेंस। लेकिन ये जो किसान थे अवध के, इनको नॉन वायलेंस को समझ में नहीं आया। वो जितने भी ज़मींदार थे उनके घर जाके उनको तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। और जितनी भी रेवेन्यू थी, जितने भी कर्ज थे वो पे नहीं करते थे। तो इसलिए अवध में सब कुछ वायलेंट हो गया। नॉन वायलेंस किसानों को समझ में नहीं आया। और 1920 में जब ये मूवमेंट यहाँ पर फैल रहा था तो बाबा रामचंद्र प्लस जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ये भी जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, अवध किसान सभा को फॉर्मेशन में। लेकिन अवध में सक्सेसफुल नहीं रहा। रीज़न क्या है कि ये नॉन वायलेंट नहीं था। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में आपकी बुक में एक जगह लिखी होगी गुदेम हिल्स। यहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते थे, ट्राइबल लोग, उनका एक सरदार था, उसका नाम दिया गया आपके बुक में अलूरी सीताराम राजू। तो ये जो सरदार था वो अपने आप को वो समझता था कि इसके पास बहुत ही दैवीय शक्तियाँ हैं, या ऐसा इसका दावा करना था। तो इसका मानना ये था कि वो जितने भी ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पर गुदेम हिल्स की, वहाँ पर उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो अपनी शक्तियों से दूर कर देगा। और ये शक्तियाँ वो मानता था कि उसको गांधी जी से मिली हैं। उनके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वहाँ से मिली हैं। और जो इसके लोग थे जिनके अंदर ये सरदारी करता था और लोग इस पर विश्वास भी करते थे। लेकिन जिस तरह से अवध में जो प्रॉब्लम थी नॉन वायलेंस की, जब वहाँ पर नॉन वायलेंस नहीं था, सिमिलरली यहाँ पर भी जो इस सरदार था उसने लोगों को कहा कि हम किसी भी मीन्स, किसी भी ज़रिए का इस्तेमाल करके हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू कर सकते हैं अपने इलाके में। तो यहाँ पर भी जितनी भी चीज़ें हुई सारी वायलेंट तरीके से हुई। तो गांधी जी का जो मेन मकसद था कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक नॉन वायलेंट तरीके से स्प्रेड करना है, वो फुलफ़िल नहीं हुआ। तो ये बात थी कंट्री साइड की। तो कंट्री साइड में, टाउन्स में हम खादी देखा, खादी की वजह से जो उतना फेमस नहीं हो पाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और कंट्री साइड में वायलेंस, मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन था, जो समझ थी लोगों की, वो कुछ और थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह। तो हमने देखा कि टाउन्स में खादी की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कंट्री साइड गाँव में जो इंटरप्रिटेशन थी लोगों की, जो समझ थी लोगों की इस मूवमेंट के तहत, वो वायलेंट थी। वो समझते थे कि वायलेंस से सब कुछ होगा। तो यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तीसरी जगह जब हम बात कर रहे थे प्लांटेशन एरिया। तो ये जो प्लांटेशन एरिया है, ब्रिटिश का एक एक्ट था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो आपके बुक में देखिएगा ध्यान से लिखा होगा। इस एक्ट पे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं कि ये एक्ट का मतलब क्या है और ये एक्ट क्या कहता है। तो इस एक्ट के तहत जितने भी वर्कर्स प्लांटेशन एरिया में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन एरिया में आपको शुरुआत में बताया था, प्लांटेशन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर कोई एक प्लांट, जैसे टी प्लांट हो गया, कॉफ़ी प्लांट हो गया, उस प्लांट को हम किसी बड़े एरिया में अगर उगा रहे हैं तो उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। तो इसलिए आप जब भी टी वर्ड सुनते हैं तो टी प्लांटेशन वर्ड साथ में पक्का सुना होगा आपने। कॉफ़ी सुनते हैं तो कॉफ़ी का भी साथ में प्लांटेशन वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए यूज़ होता है कि टी और कॉफ़ी जो है
बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है। तो वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते थे उस ज़माने में, तो उनके लिए एक्ट बनाया गया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के तहत कोई भी वर्कर अगर जो प्लांटेशन एरिया में काम कर रहा है वो बिना पूछे प्लांटेशन एरिया को छोड़ के नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक तरह से उनके राइट्स को फुलफ़िल नहीं करता था वर्कर्स के। वर्कर्स को अगर अपने घर जाना है, कुछ भी करना है, तो वो नहीं जा सकते थे प्लांटेशन एरिया छोड़ के। ब्रिटिश की कंडीशंस थी। तो जब जितने भी वर्कर्स थे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं प्लांटेशन एरिया में, जब इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, गांधी जी के आइडियाज़ के बारे में पता चला जब इनको, तो इन्होंने सेम वॉयलेंट तरीका अपनाया और बिना पूछे इनलैंड एरियाज़ को, जितने भी प्लांटेशन एरिया थे, उनको छोड़ के चले गए। कहाँ जाना था ये पता नहीं था इनको, बस चले गए ये लोग। लेकिन और कोई ब्रिटिश मिलता था तो वहाँ से लड़ाई वड़ाई कर लेते थे उनके साथ। तो फिर से ये भी एक वॉयलेंट तरीका इन्होंने अपनाया ब्रिटिश को डील करने का। तो ये इनके खिलाफ चला गया और अल्टीमेटली ये गिरफ्तार हुए और दोबारा इनको प्लांटेशन एरिया में काम करना पड़ा। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। कि आपको समझने के अब पूरा पैराग्राफ है ये प्लांटेशन वाला आपके बुक के अंदर, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वायलेंस की वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो काम नहीं आया वर्कर्स में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ख़त्म होना भी ये सब वायलेंट तरीके ही थे। जो गांधी जी का मेन मकसद था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक नॉन वायलेंट तरीके से स्प्रेड करें। लेकिन ये जो वायलेंस के जो एग्जांपल्स आ रहे थे गांधी जी के आगे, तो उन्होंने सोचा कि हमें ये मूवमेंट जो है ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इंटरप्रेट सही नहीं कर रहे हैं इसको। तो इसलिए जो चौथा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा आप मैप में देखिएगा कहाँ पर है ये। ईस्टर्न यूपी में आपको ये गोरखपुर के पास में जगह दिखेगा। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि 1922 में हुआ था, इस इंसिडेंट में लगभग 22 पुलिसकर्मी जो हैं उनको मार दिया गया था वॉयलेंट तरीके से। तो इस इंसिडेंट ने गांधी जी को एक शॉक दिया कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर इतना वॉयलेंट हो जाए तो उनका जो मेन मकसद था नॉन कॉपरेशन का वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। और इसलिए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से 1922 में स्थगित कर दिया। और उसके बाद जो अगला इशू है सिविल डिसोबीडियंस, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।